चलो स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके थे प्रयोगशाला विधि और इस पर पढ़ेंगे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जानते हैं तो वह बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अणु में उपस्थित परमाणु क्या होता है मॉलिक्यूल्स में उपस्थित परमाणु। ठीक है, तो क्या होता है तो परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया मतलब इसको दूसरा और बढ़ा दिया जाता है, क्या कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन मतलब जो कमजोर होता है वो जो अधिक स्ट्रांग होता है उसके द्वारा विस्थापन हुए देखना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो लोहे कॉपर सल्फेट द्वारा कॉपर तांबा को विस्थापित करता है। क्या होता है जब हम लोग लोहे कॉपर सल्फेट में जब मिलाते हैं, ठीक है, तो जो लोहा होता है वो कॉपर को विस्थापित करता है मतलब उसको रिएक्शन से हटाया जाता है। इसके बाद होता है कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक स्ट्रांग है। ठीक है, आगे देखते हैं इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्या होता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कॉपर सल्फेट जो रंग होता है नीला होता है ना, वे रंग क्या होता है गायब हो जाता है। ठीक है, और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। FeSO4 मतलब फेरस ऑक्साइड फेरस सल्फेट बनने की वजह से उसका विलयन का जो रंग है वह हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर के ऊपर हल्के लाल रंग का कॉपर का परत एक जम जाता है। क्या होता है तो विलयन जो बनता है उसके ऊपर हल्का लाल रंग का कॉपर का परत जम जाता है। ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया के होने के कारण क्या होता है इससे पता क्या चलता है हम लोग लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या हम लोग बोलेंगे लोहा जो है कॉपर के अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इससे ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जब कॉपर मतलब जब तांबा किसी एक स्टेल के सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला दिया जाता है तो सिल्वर कॉपर ऑक्साइड विस्थापित हो जाता है। बताया जा रहा है कि जब कॉपर को एक प्लेट में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया जाता है, कॉपर के एक घोल में सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पता चलता है कि उस जलीय विलयन में ना उस जलीय विलयन में हम लोग को सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट अलग होता है और एजी जो है वो बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीला सिल्वर का इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर रंग का परत बैठ जाता है। पता क्या जाता है इस जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन वजह से क्या होता है ऊपरी जो सतह होता है ना उसकी सतह में क्या होता है कि सिल्वर रंग का एक प्लेट मतलब परत बैठ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि सिल्वर के तुलना में जो कॉपर है ना वो अधिक क्रियाशील होता है, मतलब कि वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा इसके मुकाबले। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो जिंक जस्ता कि एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट की कॉपर को जिंक द्वारा क्या विस्थापित कर दिया था। बताया जा रहा है कि अगर जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट से प्रतिक्रिया कराएंगे ना तो जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को साइड कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग जो है वो वीकली को साइड कर सकता है। इस रिएक्शन को लोग कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के कारण जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग का कॉपर का परत जमा जाता है। इसका क्या होता है कि इस रिएक्शन से अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो उसका ऊपरी सतह इस विलयन की ऊपरी सतह क्या होता है कि लाल रंग का परत आ जाता है। इस रिएक्शन के तहत क्या होता है और रंगीन जिंक सल्फेट मतलब जानेंगे जो रंगहीन जिंक सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो होता है वो गायब हो जाता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है ना इस प्रतिक्रिया वजह से गायब हो जाता है और इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। पता चला हमको कि जिंक है ना वो क्या है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। मतलब कि अगर जिंक और कॉपर का कंपेयर करें तो जिंक जो है जल्दी प्रतिक्रिया कर लेगा वायु की उपस्थिति में और कॉपर जो है वो जल्दी नहीं कर पाएगा। ये भी पूछता है प्रयोगशाला में आते हैं। प्रयोगशाला बोलता है कि एक परत नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले क्या ले एक परत नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं घोल लेते हैं बोल रहा है। ठीक है, इसमें साफ कार्बन तांबे ठीक है एक तार डाल दे क्या इसमें परत नली में एक कार्बन का तार डाल देते हैं। कुछ समय के पश्चात कॉपर के तार पर चमकीले सिल्वर का परत जम जाता है। क्या है कुछ पाएंगे कुछ देर बाद पाएंगे कि जो तार जो डालते हैं परत नली में वो क्या होता है सिल्वर का परत जम जाएगा समझ चलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग जो होता है हल्का नीला हो जाता है। क्या होता है इससे पता चलता है हम लोग कि जो रंग होता है विलयन का जो रंग होता है वो हल्का नीला का हो जाएगा नीला बन जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला 2 में हम लोग देखेंगे कि 4 परत नलियों इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 परत नली लेंगे। 4 परत नलियों में कार्बन सल्फेट का विलयन लिया जाता है। एक 4 परत नली लेंगे उसमें सब में कार्बन का एक विलयन रहेगा। ठीक है, विलयन का रंग
नीला होता है। कार्बन का अगर ले रहे हैं तो रंग कैसा होगा उसका, नीला होगा। ठीक है, पहला परत नली में लोहे का कुछ कील डाल दे, मतलब क्या करें, पहला जो लिए थे उसमें लोहे का कील डाल देते, मतलब छोटा फाड़ी डाल देते। दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कि कील डाल दे। दूसरा परत नली में जिंक धातु के कुछ टुकड़े, क्या है कि दूसरा जो हम परत नली लिए थे उसमें जिंक धातु का छोटा टुकड़े डालते हैं। ठीक है, एवं तीसरा परत नली में मैग्नीशियम के 2 फित्ते डालते हैं। तीसरा जो हम लोग लिए थे उसमें हम मैग्नीशियम का एक छोटा सा फित्ता जो है वो डालते हैं, और बताया जा रहा है फित्ता डाल दे। और चौथा परत नली को रंग के तुलनात्मक अध्ययन में छोड़ दे, मतलब चौथा परत नली क्या करें, उसमें कुछ डाले ही नहीं, उसमें हम लोग पता चलेगा कि इसमें क्या रंग है, उसमें पढ़ने के लिए उसको डालते हैं वहां पे। परत नलियों को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने के पश्चात आप पाएंगे कि पहली परत नली में विलयन का नीला रंग हरा रंग के साथ तथा अन्य 2 परत नलियों में विलयन का नीला रंग रंगीन हो जाएगा। चला कि हम लोग जो कील था और जो जिंक था वे नीला हो जाएगा, बाकी जो मैग्नीशियम का फित्ता जो खाली था उसका रंग कम पड़ेगा, इसके मुकाबले इसका रंग कम पड़ेगा, फीका हो जाएगा। ठीक है, जबकि चौथा परत नली में जो अंत वाले जो कुछ हम डाल देते थे, ठीक है, जबकि चौथा परत नली चौथा परत नली में विलयन का नीला रंग जैसा पहले था वैसा बना रहेगा। ठीक है, तीनों परत नलियों में होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु क्रम से क्या होगा, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम धातु द्वारा विस्थापित हो जाता है। जा रहा है कि जो हम डालते थे, लोहा डालते, जिंक डालते, पोटेशियम का भी डालते, उसके द्वारा क्या होता है, धातु जो है विस्थापित हो जाता है, मतलब कि अपना स्थान को छोड़ के दूसरे ओर मूव करेगा, विस्थापित हो जाता है। और कॉपर धातु की हल्की लाल परत जम जाती है। क्या होगा, जो लोग बीएल लिए थे चारों में, उसमें क्या होगा, कॉपर धातु का लाल फिर दोनों लाल देखने को मिलेगा। ठीक है, लोहे के कील, जिंक के टुकड़े और मैग्नीशियम के फित्ते की सतह पर जम जाता है। क्या होता है, जो हम लोग डाले थे वो क्या होगा, सतह पे आ जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, इससे हम ये समझे। और बी देखते हैं, कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिकों के विस्थापन, मतलब जो बहुत कम धातु, मतलब जो बहुत कम क्रियाशील होता है, मतलब जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, उस धातु का यौगिक के साथ विस्थापन में देखते हो क्या होता है। तो पहला देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड के विलयनों में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तथा ब्रोमीन बनता है। विलयन के ब्रोमीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग क्या होगा, भूरा हो जाएगा ना। जब क्या किया हम लोग अभी सोडियम को अगर क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो NaCl तो बाहर निकलेगा, और जो Br जो बाहर निकलेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन करवाएं जो, ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, याद रखना। एक कैसा रंग होगा, भूरा हो जाएगा। सेकेंड, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम क्लोराइड एवं आयोडीन बनते हैं। विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग बैगनी हो जाता है। पहला, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराने पर केसीएल तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, पर जो आयोडीन निकलेगा उसकी आयोडीन निकलने की वजह से उसका जो विलयन है, जो अभिक्रिया है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा बैगनी। ठीक, इससे और क्या हो जाता है, इससे हम लोग यह स्पष्ट होता है ना कि अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन जो है ना अधिक क्रियाशील होता है। ब्रोमीन और आयोडीन के अपेक्षा जो है क्लोरीन जो है वो जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जल्दी प्रतिक्रिया कर लेता है। सी नंबर रखते हैं, क्रियाशील धातु द्वारा अम्लों का हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला बोलते हैं कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के तनु विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होगा कि एक हम लोग परत नली लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग तनु एसिड डालते हैं, मतलब कि H2SO4 डालते हैं, उसमें जिंक का एक टुकड़ा डालेंगे ना, तो उससे क्या पड़ता है, उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। याद रखना, क्या होगा, उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है तथा विलयन के जिंक सल्फेट, क्या होगा, विलयन में जिंक सल्फेट का शेष बचा। क्या होता है, उसमें बचे क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो बचा क्या, उसमें बच जाएगा ZnSO4 में जिंक सल्फेट बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अतिरिक्त Zn धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, फास्फोरेट अम्ल मतलब कि H3PO4 और एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन के विस्थापन कर सकती है। इसे निम्नीकरण का प्रयोग दिखाता है। इसलिए क्या मतलब है कि इससे दिन पे दिन ये घटता ही जा रहा है। प्रयोग 3 बोलते हैं कि 3 अलग अलग परत नलियों में क्रमशः हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, 3 को अलग परत नली है, ठीक है, तीनों में अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले। ठीक है, एक को डाले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा में डाले हम लोग फास्फोरिक एसिड, तीसरा में डाले क्या एसिटिक एसिड ले। ठीक है, जिंक धातु में समान टुकड़ा
प्रणाली में डालें। क्या वाले? जिंक डालो, जिंक जो धातु जो ऊपर डाल रहे थे, ठीक है, वो तीनों प्रणाली में ना समान मात्रा में डालें, ठीक है। इससे हम क्या पता चलेगा ना कि प्रत्येक में से हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। आपको क्या हुआ है, जो हम लोग एससीएम डाले थे जिंक का टुकड़ा, उससे भी पता चला कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। जो हम लोग डाले थे फास्फोरिक एसिड में, उससे हम लोग क्या पता चला कि उससे भी हम लोग हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। और एसिटिक एसिड में भी जो जिंक का टुकड़ा डाले उससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तीनों रिएक्शन में क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। प्रत्येक प्रणाली में गैसों के बुलबुले निकलते हुए आपको नजर आएंगे। क्या होगा कि प्रत्येक जो है, जब प्रत्येक में आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उड़ते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक प्रणाली में मुंह पर जलती हुई संडी, ठीक है, लाने पर गैस पंप की आवाज के साथ जल उठेगा। बताया जा रहा है कि जब एकदम जलता हुआ कार्बन चीज को वहां पे ले आएंगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बगल में है ही, दोनों मिलके क्या होगा कि दोनों मिलके जो आग को है वो और बढ़ा देगा, आग को बढ़ाते हुआ दिखाएगा। अतः निकलने वाली जो गैस H2 है ना, H2 जो है, जो जिंक धातु द्वारा अम्लों को विस्थापित कर रही है। क्या कर रहे हैं? जिंक धातु द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। इससे पता चला कि विस्थापन अभिक्रिया इसमें काम चल रहा है। तो 5 नंबर आते हैं, रोको। अब हम लोग जानेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो जानो, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों अपने आयनों का एक्सचेंज कर मतलब आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। बात समझो, दो अभिक्रिया जो है अपने आयनों का मतलब कि चार्ज का आदान प्रदान करके मतलब कि आपस में चेंज करके एक नया यौगिक बनाता है। दो यौगिक जो है अपना चार्ज चेंज करके एक नया यौगिक बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें X और Y जो है, इसमें X और Y धनायन है और Y जो है ऋणायन है। इससे क्या बोल रहे हैं? ऐसी अभिक्रिया को आयनिक यौगिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। उदाहरण जानो कि सोडियम क्लोरीन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर नाइट्रेट बनता है। क्या होता है कि अगर ऐसे रिएक्शन में HCl को NaCl प्रतिक्रिया कराने पर HCl बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज उड़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज दर्शाएगा। सिल्वर क्लोराइड सल्फेट, ठीक है, ध्यान देना, सिल्वर क्लोराइड सल्फेट अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड जो अलग हो जाएगा ना, ठीक है, डबल रिएक्शन जो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड कैसा हम लोग दिखेगा, तो एक सफेद रंग का अवक्षेपण के रूप में दिखेगा हम लोग। दूसरा बोल रहा है कि जब ब्रोमीन क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है, जब ब्रोमीन क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है? ब्रोमीन सल्फेट मतलब BaSO4 का सफेद अवक्षेपण और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनता है। क्या होता है कि जब ब्रोमीन को N2SO4 से प्रतिक्रिया कराने पर BaSO4 मतलब ब्रोमीन सल्फेट और NaCl बनता है जो मुक्त होगा। बताया जा रहा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाता है। जो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो है वो क्या होगा? घोल में ही अटक जाएगा, रह जाएगा। जब फ्लोरेट ऑक्साइड मतलब कि FeS फ्लोरेट ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फेट गैस निकलती है। क्या होता है? तो उससे क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन सल्फेट गैस निकलता है और फेरस सल्फेट बनता है। तीसरा बोल रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फेट गैस प्रवाहित करते हैं, तो ध्यान देना, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित करते हैं ना, तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का काला अवक्षेप और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का काला अवक्षेप दिखेगा, कालापन जो है ऊपर आ जाएगा विलयन के ऊपर और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, क्या जानते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है वो देखते हैं। ओके, देखो, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलय के विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। बात समझो, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। अगर कोई हीट करते हैं तो ठोस के रूप में उस विलयन से ऊपर की ओर छन जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, छन जाता है। ऐसी को ही बोलते हैं, इस रिएक्शन को ही बोलते हैं, याद रखना। अब इस रिएक्शन को ही कहते हैं अवक्षेपण रिएक्शन। मतलब छेपा मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर अटक जाना, परत पे आ जाना, ठीक है, उसी कहते हैं अवक्षेपण रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथक होने वाले ठोस जो हम लोग ऊपर जो पाएंगे, जो पानी के ऊपर हीट करने में जो ठोस बन के ऊपर सतह पर जो तैर रहा था, ठीक है, उस पर बात कर रहे हैं कि पृथक होने वाले ठोस पदार्थ, ठीक है, अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहा है? उसे ऊपर में तैरता हुआ नजर आएगा, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। और सोडियम
क्लोराइड के विलयन, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाले उभय मतलब डबल, ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसे हम घोल को अगर लोग हीट करें या फिर रिएक्शन करवाएं तो जो NaCl जो AgCl जो ऊपर को छिन जाएगा उसी को लोग कहते हैं डबल रिएक्शन और इसमें अवक्षेपण का विकार हो रहा है। 7 नंबर बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण क्या समझ रहा है, शून्य अभिक्रिया में उदासीन होगा, चार्ज नहीं होगा। आगे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान देना कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल कोई एसिड क्या करेगा, भस्म के साथ मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनता है। एसिड जो है वे भस्म से प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है, जिससे क्या होता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें कोई चार्ज का आदान प्रदान नहीं होता। देखो अम्ल जो है वे क्या होगा कि भस्म से प्रतिक्रिया करके लवण बनाएगा और H2 मुक्त होगा, उसमें कोई चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसे कुछ उदाहरण भी होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एक एसिड है मतलब एक अम्ल है। और NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्षारीय भस्म है। जब दोनों प्रतिक्रिया करेगा तो NaCl जो नमक जो है वो बनेगा, जिसको बोलते हैं लवण, और जल जो है पृथक हो जाएगा। इस रिएक्शन में पता चला कि इसमें कोई भी चार्ज का क्रिएट नहीं हुआ, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कहलाएगा। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में अम्ल और भस्म, ध्यान देना, इस अभिक्रिया में अम्ल और भस्म दोनों एक दूसरे की गुण को नष्ट कर देता है। बात समझो कि अम्ल के पास पॉजिटिव है, भस्म के पास निगेटिव है, आपस में मिलकर दोनों अपने आप को नहीं यार, उसकी चार्ज को ना खत्म कर देता है। चार्ज खत्म होने की वजह से ये क्या होगा, न्यूट्रल मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि लवण जो है उसमें शून्य मतलब उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, पढ़ना हम लोगों को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण सोखना, ठीक है, अवशोषण करके घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो वो प्रकाश मतलब जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो, डायरेक्ट बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करे, अपने आप में रिएक्शन कर दे। सूर्य का प्रकाश आएगा और अपने आप को रिएक्शन कर देगा। जैसे ध्यान देते हैं वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अवक्षेपण मतलब प्रकाश को सोके उसी को क्या कहते हैं लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। ध्यान देना, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर उसके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होगा। याद रखना, H हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरा रूम में ले जाएंगे ना और रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर उसको सनलाइट में उपस्थित प्रतिक्रिया कराएंगे तो ठंड हो जाएगा, ध्यान देंगे, किंतु कोई अभिक्रिया नहीं होगा। परंतु कुछ मिश्रण में उसी मिश्रण को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश बोले अभी सनलाइट की उपस्थिति में मतलब सूर्य के प्रकाश में ले जाने पर क्या होता है, परस्पर वे सहयोग करके H मतलब कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। बात समझा, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो अंधेरे में करवाने से होगा नहीं, सनलाइट की उपस्थिति वहां चाहिए, वहां पे क्या करेगा, तो HCl जो है उसको हम सनलाइट की उपस्थिति में ले आएंगे तो HCl प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। आगे बढ़ाते हैं। ये जो हम लोग सुने होंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस ना सुने होगा, प्रकाश का संश्लेषण, इससे क्या होता है, अधिकतर पेड़ पौधा ही करता है। प्रकाश का शोषण से अपना प्रकाश को लेता है और क्या करता है, खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस जानते ही होगा। तो देखो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, बोले भाई पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। बोलना विशेष एग्जाम्पल नहीं कि जो पौधे ने अपने खाना बनाते हैं कौन सा है, तो प्रकाश का ही एक एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें हरे पौधे क्या करते हैं, इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाता है। बताया तुम क्या बताएं कि पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित CO2 और धरती से क्या लेता है, जल लेता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना खाना बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही अपना खाना बनाता है। कोई बोलेगा तुमको कि जो खाना पौधे लोग बनाते हैं किसके तहत बनाते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के तहत ये लोग खाना बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अब घटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है।
तो कुछ ऐसा चीज होता है ना कि एक रिएक्शन को अगर सूर्य के सनलाइट को उपस्थिति ले है ना, तो प्रकाश पड़ने की वजह से दोनों आपस में टूट भी सकता है। इसके लोग एजिस से ले ले, क्या बोलते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर ले लें तो उसको हम सनलाइट की उपस्थिति में जाए ना, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, ये दो क्या हुआ आपस में टूट जाएगा। ऐसा ही जो होता है ना अपचरण जो है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के बीच होता है। ये जो क्रिया है ना सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, अगर उसको सनलाइट के उपस्थिति में जाएंगे सिल्वर और ब्रोमाइड अलग, ठीक है, ऐसा होता है। इसी कारण क्या होता है फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफ कैमरा, ठीक है, इसी कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म, ठीक है, फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर वो लेप नहीं चढ़ेगा ना तो ये ढंग से आएगा नहीं और साथ में उड़ भी जाएगा। 9 नंबर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के नजर में, ये व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन है, मतलब बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान समझने क्वेश्चन को। क्या बोले, ऑक्सीकरण अवकरण रिएक्शन। ऑक्सीकरण अवकरण वह विशेष प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ ही होती है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना हमेशा साथ साथ ही होगा। ये जो अभिक्रिया का नाम बोले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो है इसको हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, जो प्रतिक्रिया है ना वो हमेशा साथ साथ ही होगा, ठीक है, कभी अलग नहीं होगा। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स, शॉर्ट नेम बोल सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्री के अध्ययन में इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान अवश्य मिलेगा, मतलब अगर तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ता है ना दोनों रिएक्शन के बारे में ज्यादा तरीके जान सकता है, तो हमारा जान जाओ। ऑक्सीकरण क्या होता है वही जानो, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है जानो। ऑक्सीजन वैसी रासायनिक, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक, ध्यान देना, जिसमें कोई भी तत्व या भी कोई यौगिक, कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक से ऑक्सीजन के सहयोग या ऑक्सीजन के सहयोग, ठीक है, ऑक्सीजन के सहयोग या किसी यौगिक के हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। देखो सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ऑक्सीजन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, ध्यान दे बात को, क्या करेगा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा हाइड्रोजन मुक्त करेगा, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। असिक उल्टा, रिडक्शन भी उल्टा होता है, पढ़ते आगे देखो। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का सहयोग, ध्यान देना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का सहयोग जानते हैं, तो कार्बन को वायु या ऑक्सीजन के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो CO2 बनता है। इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का सहयोग होता है। क्या होता है इसमें, कार्बन जो है ऑक्सीजन से सहयोग करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है, ठीक है, ध्यान देना बात को, ऑक्सीजन से सहयोग करता आता ऑक्सीकरण अभिक्रिया। CO2 जो बनने का प्रक्रिया है ना वो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा बोलते हैं गंधक को वायु में डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या होता है जान लो, गंधक को अगर हम लोग वायु में बनाए जलाएं तो उसे SO2 गैस मुक्त होगा। कुछ भी चीज लेना, गंधक एक मान लेते हैं एक पट्टी टाइप का है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन तो हर एक जगह है, उसको उपस्थिति जलाते हैं तो जो गैस मुक्त करेगा ना उसी बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में गंधक जो है गंधक के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का सहयोग होता है, अतः यह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ध्यान देना कि कोई यौगिक से हाइड्रोजन का निकलने का प्रक्रिया क्या होता है वो जान जाओ। तो पहला नंबर होता है सांद्रण, ध्यान दो, सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मतलब MnO2 के साथ गर्म करते हैं ना, तो ध्यान देना, गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनता है जो कि मुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में HCl से H का निष्कासन होता है। क्या होता है, इस अभिक्रिया से अगर HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो इस हाइड्रोजन निकलने का है कि हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाएगा। बताएं कि हाइड्रोजन मुक्त होगा, ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन। अतः इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण होता है। अवकरण की बात करेंगे हम लोग, अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण से ठीक उल्टा होता है। बताया हम जस्ट, इसमें क्या करता था, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता था, हाइड्रोजन मुक्त करता था, इसमें उल्टा हो जाएगा ना, ठीक बोला, उल्टा होगा, मतलब कि हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। देखो पढ़ते हैं, देखो ऑक्सीजन
मतलब कि ऑक्सी बोल रहे हैं। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है। अवकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का सहयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। बात वही बात है कि हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करेगा, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा। बात ही समझो कि हाइड्रोजन को अब जोड़ेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अवकरण रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और अवकरण बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या होगा इसमें निकलना और हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का सहयोग, तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग H2O सबसे बड़ा जानते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का सहयोग होने के फलस्वरूप जल बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन संपर्क करेगा तो जल बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं अवकरण रिएक्शन। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया करके ये दोनों जल बनाएगा। सेकेंड बोलेंगे, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच सहयोग होने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। मतलब H2 जो है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन प्रतिक्रिया करके एसिड बनता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, अतः यह जो है अवकरण का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ HCl का हो जाएगा। ठीक है, आगे किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब किसी यौगिक किसी तत्व या किसी चीज से ऑक्सीजन का निकलने का तरीका ध्यान दो, ऑक्सीजन का निष्कासन। तत्पश्चात ऑक्सीजन तत्पश्चात ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्रवाहित करने पर कॉपर धातु मुक्त होता है। याद रखना कि अगर CO2 को H2 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, उसमें बताया जा रहा है कि Cu जो धातु है वह अलग हो जाएगा, जल भी अलग हो जाएगा। इसे दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ध्यान दो। इस अभिक्रिया में CuO कॉपर ऑक्साइड, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होने पर, अतः ये चाहे Cu2 का कौन सा बोल सकते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब कि अवकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रकृति जो है साथ साथ होती है। जब शुरू में बताया कि दोनों जो रिएक्शन है वे हमेशा साथ साथ ही होगा। ठीक है, कभी भी अलग अलग ये दोनों होगा नहीं। अकेले ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना कि अवकरण होता है। अकेले ना ही ऑक्सीडेशन होगा, ना ही रिडक्शन होगा, दोनों ही साथ में होगा। ये दोनों प्रकृति सदैव एक साथ ही होती है, दोनों रिएक्शन है वे एक ही साथ होगा। हाँ, यह कथन को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कि जब हम लोग क्यूरिफस ऑक्साइड मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड जो बोल सकते हैं को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं ना, तो गर्म किया जाता है तो कार्बन धातु और जल बनता है। CuO को अगर जल से हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं तो क्या होता है, Cu मतलब कॉपर और जल बनता है। इस पर क्या होता है कि हाइड्रोजन भी जुड़ा, ऑक्सीजन भी जुड़ा, मतलब कि दोनों रिएक्शन साथ साथ ही होता है। देखो पड़ता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का सहयोग हाइड्रोजन के साथ होने के फलस्वरूप जल बनता है। क्या बोले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जल बना रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है, मतलब दोनों साथ साथ रिएक्शन हो रहा है। कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। अतः हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोकृत होकर क्या होता है, जल में परिवर्तित होता है। और इस ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीकरण फ्यूज ऑक्साइड प्रदान करता है। अतः क्या होता है, यूपीएस ऑक्साइड ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्यूपीएस ऑक्साइड ऑक्सीकरण कॉपर के परिवर्तित हो जाता है। अतः क्यूपीएस ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जो कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण करता है। किसी भी यौगिक, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब क्या बोलेंगे, अवकरण रिएक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, उधर से एक चीज समझा रहे हैं। अतः क्यूपीएस ऑक्साइड मतलब CuO क्यूपीएस ऑक्साइड का अवकरण होने पर कॉपर बनता है। इस ऑक्सीजन को हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड में भी निष्कासित किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अवकरण। मतलब क्या हो गया, ये अवकरण का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार ऑक्सीजन एवं अवकरण दो प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होती है। मतलब ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ ही होती है। ये दोनों कभी अलग अलग रिएक्शन नहीं करेगा। सेकेंड,
हाइड्रोजन सल्फर और क्लोरीन के बीच होने वाला अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहलाएगी। यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट जो है, हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन निष्कासन के बाद जो सल्फर जो होता है वो मुक्त होता है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन चूंकि हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदलता है, अतः इस क्या है अवकरण कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इसमें ऑक्सीजन का बात ही नहीं है। सिंपल इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तो अवकरण रिएक्शन कहलाएगा, मतलब रिडक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, तो रुको, चलो स्टार्ट है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकरण मतलब रिडक्शन एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान देना, रीडिंग करना, रिवीजन करना, बस बाय।